हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल जेके मैथ एसटीआर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग परिमेय संख्या का अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और हम आपको दो लेक्चर पहले ही पढ़ा चुके हैं, परिमेय संख्या का परिभाषा और परिमेय संख्याओं का जोड़। अब हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण क्या हैं, और अगला अभ्यास 1B को भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभ्यास 1B को आज कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण क्या होते हैं, उसको भी आज हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रगुण है समवरक प्रगुण। कौन सा? समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण क्या होता है? समवरक प्रगुण समवरक प्रगुण का मतलब ये होता है कि सभी परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या ही होगा। यही समवरक नियम है, यही समवरक प्रगुण है। चाहे जितनी परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात जो संख्या आएगा वह एक परिमेय संख्या ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सीख लेते हैं, जैसे कि 3/2 एक परिमेय संख्या है और 5/6 यह भी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद भी एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो आइए हल करके देख लेते हैं। तो 6 का 3 में गुणा करेंगे 6 3 18 और 2 का 5 में करेंगे 2 5 10 बटा 2 6 12। तो 18 और 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 28/12। तो यह भी एक परिमेय संख्या ही है। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का योग समवरक प्रगुण के नियम को फॉलो करता है। व्यापक रूप में देख सकते हैं, अगर P/Q कोई परिमेय संख्या है और Q/R कोई दूसरा परिमेय संख्या है, P/Q और R/S ऐसे दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं हों तो इनको जोड़ने पर भी एक परिमेय संख्या ही आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो यही है परिमेय संख्याओं के योग का समवरक प्रगुण। ठीक है, तो आई होप आप लोग समवरक प्रगुण को समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा प्रगुण समझते हैं। दूसरे प्रगुण का नाम है दूसरा प्रगुण क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर हम परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दें तो उसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है और दूसरा कोई परिमेय संख्या R/S हो तो इसका क्रम बदलने पर इसके योगफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R/S प्लस P/Q। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने से उसके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही नियम क्रम विनिमेय नियम कहलाता है या क्रम विनिमेय प्रगुण कहलाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सीख लेते हैं। ये तो व्यापक रूप से था, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1/3 प्लस 6/9। अब इसे आप हल कर लीजिए। 9 × 9, 3 × 6 3 × 18 बटा 3 × 9 27। 18 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, मीन 27/27। यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर आएगा 1। अब हम क्रम बदल देते हैं, यानी कि 6/9 को पहले लिखते हैं
और 1/3 को बाद में लिखते हैं। तो इस प्रकार हम क्रम बदल दिए। अब हल करते हैं। 3 का 6 में गुणा कराएंगे, 3 6 का 18, 9 का 1 में कराएंगे तो 9 1 का 9 बटा 9 3 27। तो 18 और 9 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 27 बटा 27। इस प्रकार इसका भी आंसर एक ही आया। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने से उसके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आई होप आप क्रम विनिमय प्रगुण भी समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखते हैं तीसरा प्रगुण, जिसका नाम है साहचर्य प्रगुण। अब साहचर्य प्रगुण को भी देख लेते हैं। साहचर्य प्रगुण, तो साहचर्य प्रगुण होता क्या है? अब इसका व्यापक रूप हम सीख लेते हैं कि यदि कोई 2 या 2 से अधिक, या जैसे p बटा q एक परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या q बटा r है, सॉरी q बटा r ना करके r बटा s है, और तीसरा परिमेय संख्या m बटा n। तो ये 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो अगर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं p बटा q प्लस r बटा s प्लस m बटा n। यहाँ पे कोष्ठक पहले 2 परिमेय संख्याओं के योग में लगाया गया है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला कोष्ठक बाद में लगा दें, यानी कि p बटा q प्लस r बटा s प्लस m बटा n। इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो प्रगुण कहलाता है उसे कहते हैं साहचर्य प्रगुण। इसका मतलब ये है कि पहले 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ करके उसके बाद तीसरे परिमेय संख्याओं को जोड़े, या फिर दूसरे और तीसरे परिमेय संख्याओं को जोड़ करके उसमें पहले परिमेय संख्या को जोड़ो। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उसके योगफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार का जो प्रगुण है वो कहलाता है साहचर्य प्रगुण। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब इसे आप हल कर लीजिए। 3 का 1 में करेंगे, 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2 बटा 2 3 6 प्लस 2 बटा 5। 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 बटा 6 प्लस 2 बटा 5 बराबर यहाँ कर लेते हैं। 5 का 5 में गुणा कराएंगे, 5 बचे 25 और 6 का 2 में कराएंगे, 6 गुना के 12 बटा 6 5 30। 12 और 25 को जोड़ देते हैं, 2 और 5 हो जाएगा 7, 1 और 2 हो जाएगा 3 बटा 30। यहाँ पर पहले और दूसरे परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद हम तीसरे परिमेय संख्या को जोड़े, यानी कि पहले 2 परिमेय संख्या में कोष्ठक लगा था और तीसरे परिमेय संख्या को जोड़ा गया था। अब हम इसका जो कोष्ठक है उसको लास्ट वाले दोनों परिमेय संख्या में लगाते हैं, जैसे कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब देखते हैं क्या होता है। ये 1/2 प्लस 5 का 1 में गुणा कराएंगे, 5 1 का 5, 3 का 2 में कराएंगे, 3 गुना के 6 और 3 बचे 15। अब और हल करते हैं। 1/2 प्लस 5 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 बटा 15। अब इसे हल करते हैं। 15 का 1 में 15 1 कम 15 और 2 का 11 में 11 गुना के 22 बटा 15 गुना के 30। 22 और 15 जोड़ देते हैं, 2 5 हो जाएगा 7, 2 और 1 3 बटा 30। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार जोड़ने पर भी 37 बटा 30 आया है और इस प्रकार जोड़ने पर भी 37 बटा 30 आया है। यहाँ पे कोष्ठक पहले 2 परिमेय संख्या में लगा था
और यहाँ पर कोष्ठक लास्ट वाले दो परिमेय संख्या में लगा है, तो इसके योगफल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी अंतर नहीं आया है। तो अतः अब हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो योग है वह साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आई होप आप तीनों पर्वों को बड़े आसानी से समझ गए होंगे। पहला पहले का पहला है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। अब आपसे पूछा है कि यह सत्य है या असत्य है, तो आप यहाँ पहले देखेंगे और इसे हल करेंगे। उसके बाद यदि इन दोनों का योगफल -8/5 आता है तो यह कथन सत्य होगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, इसका हर 5 है और इसका भी हर 5 है, इसका अंश भी -4 है और इसका अंश भी -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हर बराबर है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे। -4 और -4 जब हम जोड़ेंगे तो -8 ही आएगा। इस प्रकार -4 जोड़ के -8 और दोनों हर में से एक हर लिखा जाता है, तो -8/5। इस प्रकार इन दोनों का योगफल -8/5 ही आएगा। अतः यह क्या है, सत्य है। आपको साफ करके दिखाते भी हैं। अभी हम जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4/5 और यहाँ भी माइनस और प्लस से हो जाएगा -4/5। अब हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़िए, -4 -4/5, -4 और -4 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8/5। इस प्रकार यह आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इतना बराबर इतना है और ये जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे ये सत्य क्यों है, क्योंकि इसको हल करने पर -8/5 ही आ रहा है। इस प्रकार ये जो दिया गया कथन है वो सत्य है। अब दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका कथन कह रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न में कि -6/7 एक परिमेय संख्या है और 6 भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो वह एक परिमेय संख्या ही आता है। ये समवर्ग पर्वों के नियम का पालन करता है। परिमेय संख्याओं का जो योग है वह समवर्ग पर्वों को फॉलो करता है। इस प्रकार यहाँ पे -6/7 और 6 इनको जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही आएगा। अतः यह दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या ही आता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे दूसरा कथन असत्य क्या है। तीसरा कथन देखते हैं क्या कहता है। तीसरा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का जो क्रम होता है, अगर हम उसे बदल दें तो उसके योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह क्रम विनिमय नियम भी कहलाता है। तो हम जानते हैं पहले ही कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसलिए दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय उसका क्रम बदल दिया जाए तो उसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। अतः ये दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, अब तीसरा कथन आप कर लिए। अब चौथा कथन देखते हैं। चौथा कथन है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि 3 नहीं 3 लाख परिमेय संख्या अगर आप जोड़ोगे तब भी परिमेय संख्या ही आएगा।
यानी कि हम चाहे जितनी परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ लें, वह अंततः एक परिमेय संख्या ही आएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग समवर्ग प्रगुण के नियम को फॉलो करता है, पालन करता है। अतः हम 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो वह एक परिमेय संख्या ही आएगा, जबकि आपके कथन में दिया है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। इस प्रकार दिया गया कथन असत्य है। तो आप सत्य और असत्य वाला जो पोर्शन था, प्रश्न था, उसे आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो आप 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है? ये कहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। यानी कि जो प्रश्न दिया है आपको उसे हल करना है और हल करके बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो क्वेश्चन लिखते हैं -3/4 और 3, इन दोनों को आपको जोड़ना है। जोड़ करके ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो और की जगह पे आप क्या प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो हो गया -3/4। हल कर रहे हैं तो हल लिख दीजिए -3/4 प्लस 3। अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे, यानी कि यहाँ जो संख्या दिया जाएगा इसका इसमें गुणा करेंगे और इसे डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, -3 4 का 3 में करेंगे 12/4। अब हल करेंगे, ये +12 ये -3, एक प्लस है दूसरा माइनस है, इसका मतलब आपको घटाना है। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा +9/4। अब आप देखिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं इसका अंश भी एक धन पूर्णांक है, हर भी एक धन पूर्णांक है और हर का मान 0 नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो आंसर आया है आपका, यह एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे अतः, लिखना है आपको, अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यही आपका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है -1 और -2/3। आपको इसको जोड़ना है, -1 और -2/3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। हो गया -1 प्लस -2/3। अब कोष्ठक तोड़ देते हैं, हो गया माइनस और प्लस से जब गुणा कराएंगे हो जाएगा -2/3। अब इस 3 का गुणा आप -1 में करेंगे, 3 का 1 में करेंगे तो जाएगा -3 और ये -2/3। अब माइनस से भी है, दो माइनस रहेंगे तो उसको आपस में हम जोड़ लेंगे, -3 और -2 मिलकर के हो जाएगा -5/3। अब आप देख सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, अंश देखिए क्या यह पूर्णांक है, हाँ यह एक पूर्णांक है और हर भी एक पूर्णांक है और हर का मान 0 नहीं है। इस प्रकार आप कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप अभ्यास 1b का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप पूरा प्रश्न समझ पाएंगे
कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। कुछ कथन दिया है, प्रश्न दिया है, उस प्रश्न में दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों को आपको हल करके सिद्ध करना है कि हाँ ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। तो देखते हैं क्या है। तीसरे का पहला, -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। वैसे तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ यह दोनों बराबर हैं, क्योंकि केवल क्रम ही बदला है और परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इनका योगफल इसके योगफल के बराबर ही होगा। फिलहाल आपको प्रूव करके दिखाना है, हल करके दिखाना है, तो आइए हम लोग हल करके दिखा देते हैं। तो LHS लेते हैं, बायां पक्ष LHS, LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड मीन्स बायां पक्ष। तो बायां पक्ष को नोट करते हैं, -5/8 प्लस -9/13। अब इसे हल करिए। सबसे पहला काम होता है कोष्ठक ब्रेक करना, कोष्ठक तोड़ना। ये हो गया -5/8, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस मिलकर के हो जाएगा -9/13। अब आपको तिर्यक गुणा कराना है, इसका गुणा इसमें कराएंगे। यहाँ पे आप कई तरीका उपयोग कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, हर बराबर कर सकते हैं और तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको तीनों विधि बता दिया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, एलसीएम लेकर के, समान हर करके और तिर्यक गुणा विधि से आपको परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ना है। तो फिलहाल मेरा सबसे फेवरेट जो तरीका है, विधि है, वो है तिर्यक गुणा विधि, और मुझे लगता है कि आपका भी ये फेवरेट बन जाएगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। फिलहाल देखते हैं, 13 का 5 में जब हम गुणा कराएंगे तो 13 × 5 = 65 और 8 का 9 में कराएंगे तो 8 × 9 = 72 और ये माइनस तो हो जाएगा -72/8 का 13 में कराएंगे 13/104, तो इस प्रकार 104 हो जाएगा। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों को करेंगे हल। तो हल करने पे क्या आएगा, जोड़ लिया जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 और 6 13। तो इस प्रकार ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो जोड़ने के बाद भी माइनस ही आएगा बटा 104, तो आ गया -137/104। इसी प्रकार हम RHS को भी हल करते हैं। RHS मीन्स होता है राइट हैंड साइड, इट मीन्स दायां पक्ष। तो इसको भी नोट करिए, -9/13 प्लस -5/8, ये -9/13 माइनस प्लस से हो जाएगा -5/8, फिर ये गुणा करा लीजिए, 8 का 9 में 8 × 9 = 72, 13 का 5 में 13 × 5 = 65, अब 13 का 8 में कराएंगे 13/8 = 104, ये -72, ये -65, फिर से जोड़ेंगे, 2 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 7 और 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 13। चूंकि दोनों माइनस था इसलिए जोड़ने पर माइनस ही आएगा, तो -137/104। आई होप आप देख रहे होंगे, यहाँ -137/104 है और यहाँ भी -137/104 है, तो दोनों पक्ष बराबर है। तो अब आप कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। अब इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड हो गया है, मतलब इति सिद्धम, मतलब जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर चुके हैं आप कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है। इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दोनों पक्ष को बराबर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखते हैं
प्लस -7/12 -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3। तो बड़ा ही आसान है इसको जोड़ना। LHS और RHS अलग अलग हल करेंगे और दोनों को दिखा देंगे कि ये दोनों बराबर हैं। तो देखते हैं LHS 3 प्लस -7/12 हल करिए, जो हो गया 3 माइनस और प्लस से -7/12 माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। 12 का 3 में करेंगे 12 3 के 36 और यहाँ है -7/12। अब 36 में से 7 को घटाना है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 ये इधर उधार लेगा 16 में से 7 गया 9 और यहाँ बचेगा 2/12। तो अब 36 में से 7 घटाएं बचा 29/12। तो इस प्रकार LHS आप हल कर चुके हैं। अब RHS की बारी है, उसको भी हल कर लेते हैं। RHS कितना आता है? तो RHS है -7/12 प्लस 3। ठीक है, तो देखते हैं इसको। कोष्ठक सबसे पहले तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -7/12 प्लस 3। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, ये -7 12 दिया है 36 प्लस 36/12। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को हल करना है। एक माइनस है दूसरा प्लस, इसका मतलब घटाना ही। जो संख्या ज्यादा रहेगा उसी में से घटाएंगे। तो 36 ज्यादा है तो 36 में से 7 घटाएंगे, बचेगा आपका 29 और चिन्ह भी प्लस ही रहेगा क्योंकि 36 ज्यादा है और इसी के सामने प्लस है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी के सामने वाला चिन्ह लगाया जाता है। तो /12। आई होप आप देख रहे होंगे यहाँ भी 29/12 है और यहाँ भी 29/12 ही आया है। अतः आप कह सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS और यहाँ आप लिख सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया है, मींस प्रूव्ड। ओके, तो आपने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग तीसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। बड़े ब्रैकेट में दिया है, फिर छोटे ब्रैकेट में लिखा है -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 स्मॉल ब्रैकेट में छोटे कोष्ठक में प्लस बड़े वाले कोष्ठक में लिखा है 1/4 प्लस 7/-16। तो आपको करना क्या है, इसको हल करके इसके बराबर कर देना है। मीन्स इसको भी हल करना है और इसको भी हल करना है। दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, तभी आप सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ LHS RHS के बराबर है। तो ठीक है, देखते हैं। हम सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS, अब LHS को नोट करते हैं। -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। अब इसे हल करिए। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। -4/7 प्लस 1/4
माइनस और प्लस हो जाएगा -7/16। अब हल करेंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 7 का 1 में हो जाएगा 7 एकम 7/7 चौके 28 -7/16। 16 माइनस में और प्लस 7 दोनों को हल करेंगे तो -9, 16 में से 7 घट जाएगा बटा 28 -7/16। अब आप यहाँ पे क्रिया गुणा भी कर सकते हैं और हाथ भी बराबर कर सकते हैं, तो क्रिया गुणा कर लीजिए या फिर हाँ कर लेते हैं, क्रिया गुणा ही करते हैं। 16 का नाम है 16 नामा 144, 28 का 7 में करेंगे तो 7 8 56 के 6 हासिल 5 और 7 गुना 14, 14 5 19, 196। इसका गुणा इसमें किए तो इतना आया है। 28 का 7 में गुणा करेंगे तो 196 आएगा बटा 28 और 16 का आपस में गुणा करेंगे तो 16 का 28 में 16 बटा 128 के 8 हासिल 12 और 16 दूना 32, 32 12 32 8 40 44 448। अब इसे एक बार और करते हैं, ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, -4 -6 4 6 10 के 0 हासिल 1 9 4 13 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 और 1 हासिल है 3 340/448। अच्छा ये हल करने के बाद माइनस ये रहेगा, ठीक है। अच्छा इसे काट भी सकते हैं तो काट दीजिए आप, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूना 8 और ये कटेगा 4 8 32 और 4 बचा 40, 4 8 32 2 बचा, 2 और 0 20 हो गए, 4 बचे के 20। यहाँ बचा है -85/112 -85/112। तो LHS हल हो चुका है। अब RHS बचा, RHS को भी हल करना है, उसको भी देखना है कि वो -185/12 आता है या नहीं आता है। आपको किसी भी तरह से -85/112 लाना पड़ेगा तभी ये सिद्ध हो पाएगा। तो चलिए RHS नोट करते हैं, RHS -4/7 प्लस 1/4 माइनस प्लस 7/-16। ठीक, अब हल करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्ठक ही तोड़ते हैं, तो हो गया -4/7 प्लस 1/4 माइनस और प्लस से जाएगा -7/16। अब आगे देखते हैं, -4/7 प्लस, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसका गुणा इसमें कराएंगे, 16 एकम 16 4 7 28 बटा 16 चौके 64, 4 का 16 में करेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक, अब आगे हल करेंगे, -4/7 प्लस 28 में से 16 को घटाना है, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। अच्छा 28 में से 16 घटा है तो -12/64 आएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। चूंकि 28 में से 16 को घटाएं इसलिए 28 के सामने वाला चिन्ह लिखा जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ माइनस लगेगा, बढ़ने माइनस लगा देते हैं। ठीक, अब इसे काट भी सकते हैं, 4 से 16 चौके 64 और 4 दिया के 12, तो आपके पास बचे हैं -4/7। यहाँ पे 4 से काटा गया है
ये 16 बार कटा है और ये 3 बार कटा है। यहाँ माइनस था, माइनस और प्लस से हो जाएगा माइनस 3/16, 3/16। अब और हम करते हैं 16 का 4 में 16 से 64, 7 का 3 गुणा करेंगे 7 21 बटा 16 7 112 बराबर 64 और 21 को जोड़ेंगे तो 1 4 हो जाएगा 5 और 2 6 हो जाएगा 8, यानी कि -85/112। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि LHS RHS के बराबर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर कर दिए हैं। तो इस प्रकार दिया गया कथन प्रूव हो गया है, सिद्ध हो गया है। तो अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न है a और b दो परिमेय संख्याएं हैं और a + b बराबर -15/11 है, तो b + a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है आपको, दिया है a और b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या है तथा a + b का मान आपको दे दिया है -11/15। ठीक है, सॉरी -11/15 नहीं है, -15/11, -15/11। a + b का मान आपको दिया है -15/11। तो आपसे पूछा है कि b + a का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा एक लाइन का आंसर आपको बता दिया गया है कि a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं। a और b का योगफल -15/11 है। तो आपको बताना है कि b + a क्या होगा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो परिमेय संख्या होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करते समय उसके क्रम को यदि बदल दें तो उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे केवल क्रम ही बदला गया है, तो क्रम बदलने पर इसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अतः आप कह सकते हैं चूंकि परिमेय संख्याओं का योग, चूंकि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, का पालन करता है। इसलिए b + a बराबर भी -15/11 आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, b + a का मान -15/11 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में हमको रिक्त स्थान जो दिया है उसे भरना है। तो पहला देख लीजिए, पहला पहले खाली दिया है इस प्रकार से, प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11।
बहुत बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं उत्तरमाला देखते हैं, जो यहाँ भरा रहता है वही जा करके फिल कर लेते हैं। क्यों फिल कर रहे हैं ये मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आपको कारण सहित बताऊंगा कि यहाँ क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान को आपको भरना है। तो आपको दिख रहा होगा ये 5/6 यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई 5/6 इसमें है ही नहीं। यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे -10 है, यहाँ पे लास्ट में -7/12 है। तो बीच वाला जो नंबर है यहाँ पे वही आपको भर देना है। यह किस नियम के अंतर्गत आप भर रहे हैं, ये जो नियम है साहचर्य नियम है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। इस प्रकार आप यहाँ 5/6 भर सकते हैं। तो दोनों पक्ष LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 5/6 क्यों भरा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस खाली स्थान पर आपको कोई एक संख्या भरना है। तो सबसे पहले हम इस तरफ आके देखते हैं, -10 5/6 प्लस -7/12। यहाँ पे कोष्ठक पहले दो संख्याओं में लगाया गया है और यहाँ पे जो कोष्ठक है लास्ट वाली दो संख्या में लगाया गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि यह साहचर्य नियम के अंतर्गत है। तो साहचर्य नियम में क्या होता है, अगर हम दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, उनमें जो कोष्ठक है पहले दो संख्याओं को जोड़ते हैं फिर तीसरी वाले को जोड़ें, या फिर पहले दो तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान को आपको भरना है। तो आपको दिख रहा होगा ये 5/6 यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई 5/6 इसमें है ही नहीं। यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे -10 है, यहाँ पे लास्ट में -7/12 है। तो बीच वाला जो नंबर है यहाँ पे वही आपको भर देना है। यह किस नियम के अंतर्गत आप भर रहे हैं, ये जो नियम है साहचर्य नियम है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। इस प्रकार आप यहाँ 5/6 भर सकते हैं। तो दोनों पक्ष LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 5/6 क्यों भरा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बिना देरी की हुई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरल कीजिए। तो सरल करते हैं। पहला 3/4 प्लस ब्रैकेट में -8/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/8। अब ये परिमेय संख्याओं का योग है, दो से ज्यादा परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जब दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम LCM लेकर के जोड़ते हैं, लासा लेकर के हल करते हैं। तो वही नियम यहाँ अपनाएंगे, वो आसान नियम है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पहले इसको हल कर लेते हैं। 3/4 कोष्ठक तोड़ेंगे, प्लस और माइनस से हो जाएगा -8/9 प्लस 5/8 ठीक। अब 4, 9 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ मैं आपको एलसीएम लेके दिखाता हूँ। 4, 8 और 9, 2 से कैंसिल करिए, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। अच्छा यहाँ 9 नहीं कटेगा तो 9 डायरेक्ट उतार लेंगे, ऐसे ही नोट कर लेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, हो गया 9। फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2 9। आप 9 से भी काट सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन 3 से ही काटिए। 1 1 3 3 का 9, 1 1 और यहाँ हो जाएगा 1।
तो अब एलसीएम आप देख लेते हैं क्या है, एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, 2 गुणा के 4 गुणा के 8, 8 3 24, 24 3 72। तो आपको दिख रहा है कि एलसीएम आ गया है 72। अब क्या करना होगा, जब एलसीएम निकाल लिए हैं तो जितना एलसीएम आता है उसी को आप हर में लिख देते हैं, तो हर में हो गया 72। अब क्या करना होता है, ये जो हर है इस हर से इस एलसीएम में भाग देना होता है। अब 4 से 72 में जब हम भाग देंगे तो भाग जाएगा 4 गुना के 8 3 32, 4 8 32। सॉरी, इस हर से इसमें भाग देना है, तो 4 1 4, 3 बचा 32 हो गया, 4 8 32, यानी कि 18 चौक 72, 4 बार भाग जाएगा, मतलब 18 बार भाग जाएगा। तो 3 से हम गुणा करेंगे 18, जितनी बार इससे इसमें भाग जाएगा उतना से ही इसके अंश में आपको गुणा करना है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ लगाएंगे माइनस। 9 से अब 72 में भाग देंगे, 9 8 72, 8 बार जा रहा है, तो अब 8 से इसके अंश में गुणा करेंगे, तो 8 से हम गुणा करा दिए, प्लस 5 है 5 लिखेंगे। अब इससे इसमें भाग देंगे, 8 9 72, 9 बार भाग जा रहा है, तो 9 से इसमें गुणा कराएंगे। अब गुणा करा के जोड़ देते हैं, 18 3 54, 8 8 64, 9 5 45 बटा 72, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस 54 माइनस 64 है और प्लस 45 है। तो सबसे पहले काम करेंगे, जो प्लस वाला है प्लस वाले के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ 4 और यहाँ 5, 9, यहाँ 4 और यहाँ 5 9, यानी कि इकाई वाला इकाई के साथ जोड़ते हैं, दहाई वाला दहाई के साथ जोड़ते हैं। तो 5 और 4 जोड़ के 9, 4 और 5 जोड़ के 9, माइनस 64 बटा 72। अब आपको घटाना है, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि 35 बटा 72 आपका आंसर होगा। ये हम एलसीएम विधि से लगाए, आप दूसरे विधि से भी लगा सकते हैं। पहले इसको हल कर लिए होते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं, तो वह भी एक तरीका है। आप वैसे भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। छठवें का पहला आपको कंप्लीट कर लिया और आप समझ भी गए हैं आसानी से। अब पांचवें का छठवें का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और, उसके बाद ये अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई, सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, -9 बटा 10 प्लस 22 बटा 15 प्लस 13 बटा -20, ठीक है। तो इसको हल करना है, तो इसे भी आसान दूसरे तरीके से इसको हल करते हैं, एलसीएम लेकर के नहीं, थोड़ा दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसको पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद इसको जोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, -9 बटा 10 22 बटे 15 प्लस 13 बटे -20। अब हम सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ देते हैं, -9 बटा 10 प्लस 22 बटा 15, माइनस और प्लस से जाएगा यहाँ भी माइनस, 13 बटा 20। हम कभी भी हर में माइनस नहीं रखेंगे, कभी भी माइनस अगर हर में है तो उस माइनस को हम ऊपर लाने का प्रयास करेंगे या फिर ऊपर ला ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 15 और 20 हर में दिया है। अब हम हर का एलसीएम लेंगे, 10 15 और 20, इसका एलसीएम लेते हैं।
2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 10 15, 2 10 20, 2 से फिर से कैंसिल करते हैं यहाँ 5 15, 2 5 10। अब 3 से कैंसिल करेंगे 5, 3 5 15, ये भी नहीं कटेगा। अब 5 से काट लेते हैं, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, सब कट गया। एलसीएम लिख लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हल करके लिखते हैं 2 दूना 4 3 12 5 60, यानी कि आपका एलसीएम जो है वो 60 आ गया, 60 आ गया। अब जो एलसीएम आया है उस एलसीएम को आपको हर में लिखना है, तो मैं हर में लिख देता हूँ 60। अब आप नियम समझ ही गए हम कैसे करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं, जितना आता है उसके अंश में गुणा करते हैं। तो -9 गुणा 10 छक्का 60, 6 बार गया तो 6 से गुणा करो, प्लस 22 गुणा 15 का इसमें भाग दो, 15 चौके 60, 4 बार गया है तो आपको यहाँ 4 लिखना है, -13 गुणा 20 का इसमें भाग दो, 20 3 के 60 3 बार जा रहा है तो आपको यहाँ 3 लिखना है। अब थोड़ा सा और हल करते हैं, 9 छक्का 54, 22 चौके 88, 13 3 39 बटा 60। अब यहाँ पे 2 माइनस दिया है तो पहले माइनस वाले को आपस में जोड़ लेते हैं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस वाले को एक साथ करते हैं तो 4 और 9, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 3 और 5 के 8 और एक हासिल भी था 9। अच्छा, जोड़ने के बाद भी माइनस ही आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस था, प्लस 88 बटा 60। अब एक माइनस है दूसरा प्लस है तो घट जाएगा, 93 में से 88 घटाएंगे तो बचेगा 5, 5 बटा 60। अच्छा, ये ज़्यादा है इसलिए यहाँ माइनस भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा वाले में से ये वाला घटा है, हमेशा ज़्यादा वाले में से ही घटेगा, जब अधिक रहता है उसी में से कम वाले को घटाते हैं और घटाने के बाद अधिक वाले के सामने का चिन्ह लिखते हैं। तो चूँकि ये 93 था, 93 के सामने माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस ही लगेगा। अच्छा, इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 1 5, 12 5 60, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 बटा 12। ये आपका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये कहा क्या है, पहले देख लेते हैं। निम्नांकित को योग की संक्रिया के परगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको परगुण का उपयोग करना है और हल करना है। जब हम परगुण का उपयोग करते हैं तो जो हल करना होता है वो आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला 3 बटा 7 प्लस -5 बटा 14 प्लस -11 बटे 14। तो आपको यहाँ परगुण लगाना है, तो पहले परगुण ही लगा देते हैं। परगुण किसके साथ लगाएंगे, हम सबसे पहला काम करते हैं, हर देखते हैं। यहाँ 14 है और यहाँ भी 14 है, चूंकि दोनों का हर सेम है इसलिए हम इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद इसको जोड़ते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। ये हो गया 3 बटा 7, इसे हम बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, -5 बटा 14 प्लस -11 बटे 14। तो यहाँ पे परगुण लग गया है। ये 3 बटा 7 प्लस, अब ब्रैकेट तोड़ देंगे, -5 बटे 14 -11 बटे 14। अब हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 बटा 7 -5 और -11, 11 5 16 हो जाएगा, यानी कि -16 बटा 14। कोष्टक तोड़ दीजिए तो -16 बटे 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे हर बराबर करना आसान है, 2 से आके नीचे और ऊपर गुणा करा देंगे। हम 2 से ऊपर गुणा करा दें और 2 से नीचे गुणा करा दें।
तो हर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हर बराबर करके लगाना आसान है तो हम हर बराबर कर ले रहे हैं। अगर हर बराबर करना आसान नहीं होता तो हम दूसरा विधि लगाते। तो फिलहाल यहाँ पे आप हर बराबर कर लीजिए। 2 3 6 2 7 14 माइनस 16 बटे 14। अब 16 में से 6 घटाएंगे बचेगा माइनस 10 बटा 14। अब आप 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 पर 6 10 2 7 14। आपका आंसर आया है -5 बटा 7। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 7वें का दूसरा। आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा कक्षा 8 का। 8 से ही नहीं बल्कि आपका 6 7 8 तीनों इंक्लूड है इसमें। ये जो सिलेबस है कक्षा 8 का तो चल ही रहा है, लेकिन अगर 6 7 वाले और कंपटीशन वाले बच्चे भी देखते हैं तो उनको भी समझ आएगा कि चूंकि ये कक्षा 8 तक का जो गणित है हर जगह कंपटीशन में पूछता है, चाहे टेट हो, सीटेट हो, ग्रुप डी हो, पुलिस हो, एसआई हो, कोई भी एग्जाम जो सरकारी होता है जिसमें मैथ पूछता है उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस प्रकार आप इसे ध्यान से ही देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2/5 प्लस -8 बटा -3 प्लस 4 बटा -5 प्लस -2 बटा 3। अब क्या करना है आपको, परवड़ लगाना है। परवड़ हम किस में लगाएंगे, इसका हर और इसका हर सेम है, इसका हर और इसका हर सेम है, तो इन दोनों को साथ साथ जोड़ करके उसके बाद जो योगफल आएगा उन योगफल को आपस में जोड़ेंगे। तो आइए परवड़ लगाते हैं। 2/5 प्लस 4 बटा -5 प्लस -8 बटा -3 प्लस -2 बटा 3। इस प्रकार से आप हल करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और आसानी से हल हो जाएगा। ये हो गया 2/5 माइनस और प्लस से हो जाएगा -4/5 प्लस, अच्छा यहाँ भी माइनस था और ऊपर भी माइनस है, अंश भी माइनस हो और हर भी माइनस हो तो पूरा जो परिमेय संख्या होता है वो धनात्मक परिमेय संख्या बन जाता है। इस प्रकार ये हो जाएगा 8/3 माइनस और प्लस से हो जाएगा यहाँ पे -2/3। अब आप हल कर लेंगे। 4 में से 2 घटेगा -2, दोनों हर में से एक हर लिखा जाएगा 5। 8 में से 2 घटेगा 6/3। अब आप यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे आसान होगा। 3 का 2 में करेंगे 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 5 का 6 में 5 का 30 बटा 5 दिया के 15। अब 30 में से 6 घटाएंगे बचेगा 24 बटा 15। इसे कैंसिल भी कर सकते हैं 8 3 से, 3 8 24, 3 बचे 15, यानी कि आपका आंसर आएगा 8/5। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा अभ्यास बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा।